नमस्कार। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के अंतर्गत जेनेटिक्स का टॉपिक चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने जेनेटिक्स के अंदर काम आने वाली कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मेंडल के नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने मटर पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे और उससे संबंध में कौन कौन से नियम दिए गए थे। तो इन नियमों को, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 1920 ईस्वी में मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी 3 साइंटिस्ट ने। तो इसके बाद कार्ल कॉरेंस ने परीक्षणों के आधार पर जो निष्कर्ष मेंडल ने निकाले थे उनको मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया गया। और ये नियम है, पहला नियम था उनका प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंसी। प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंसी, इसके अंतर्गत क्या होता है, जब एक या एक से अधिक विपर्यासी लक्षण के जीवों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराते हैं, तो F1PD में प्रकट प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अर्थात जब विपर्यासी लक्षणों वाले कैरेक्टर्स का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रकट होता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। और जो F1PD में प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। इसके लिए मेंडल ने विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षण लेकर के अध्ययन किया था और उनके आधार पर देखा कि जो F1PD में प्रकट होते लक्षण हैं उनको प्रभावी लक्षण और जो नहीं प्रकट होते हैं उनको अप्रभावी लक्षण। इसी के आधार पर उन्होंने प्रभाविता का नियम दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का दिया था। जैसे कि मेंडल ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, मटर के लंबे और बौने पौधों को संकरण कराने पर FBD में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जब मेंडल ने देखा कि लंबे और बौने पौधे कैपिटल TT या स्मॉल TT के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर जो फिनोटाइप प्राप्त होता है वो लंबे प्राप्त होते हैं, कैपिटल T और स्मॉल t, क्योंकि यह समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों ही अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होता है उसकी क्या विशेषता होती है, चाहे होमोजाइगस अवस्था हो या हेटेरोजाइगस अवस्था हो, ये दोनों कंडीशंस में अपने आप को शो करता है। तो ऐसा कैरेक्टर्स होता है वो डोमिनेंट कहलाता है। जबकि अप्रभावी एलेल होता है वो केवल समयुग्मजी अवस्था में, होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना लक्षण प्रकट कर पाता है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर मेंडल का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम का प्रतिपादन हुआ था। जैसे यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t है, ड्वार्फ और टॉल, उनसे जो प्राप्त होता है वो संकर टॉल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये चेकर बोर्ड बताया गया है जिसमें F2 जनरेशंस होती है। फिनोटाइप रेशो है वो टॉल और ड्वार्फ का 3:1 प्राप्त होता है। जीनोटाइप हम देखते हैं तो जीनोटाइप लेवल पर कैपिटल T जो प्योर टॉल होते हैं वो 1 और जो संकर या हाइब्रिड टॉल होते हैं वो 2 और जो ड्वार्फ होते हैं 1। तो इस प्रकार से ये मेंडल के प्रभाविता का नियम था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभाविता का नियम है उसका क्या महत्व है, क्योंकि प्रभाविता का नियम मेंडल ने दिया था, उसका क्या महत्व हो सकता है जीवों के अंतर्गत, उसके बारे में अध्ययन किया गया था। तो मेंडल के प्रभाविता का नियम यहाँ पर दिखाया गया है। तो मेंडल के पश्चात भी कई जेनेटिक्स में काम करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने अलग अलग जीवों पर, अलग अलग पेड़ पौधों पर अध्ययन किए थे और उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे कि ये प्रभाविता का नियम होता है वो किस प्रकार से प्रभावी हो सकता है। जैसे मेंडल के पश्चात कॉरेंस ने मटर, मक्का के पादों पर शेरमार्क ने मटर पर, डीवीज ने मक्का पर, वेटसन ने विभिन्न प्राणियों और पादपों पर, डेवनपोर्ट ने मुर्गियों पर, हर्ष ने खरे पर और टॉयमा ने सिल्क मौत पर अनेक प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि सजीवों में अनेक प्रभावी और अप्रभावी युग्म विकल्पी पाए जाते हैं।
कि इन वैज्ञानिकों ने अलग अलग जीवों अलग अलग पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए और ये निष्कर्ष निकाला कि जीवों के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ट्रेट पाए जाते हैं, उनके कई अप्रभावी और प्रभावी युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से प्रभावी और अप्रभावी लाभदायक जीवों के लिए हो सकते हैं। तो इस नियम का देखते हैं कि जो संकर जीव होते हैं उनमें कई हानिकारक लक्षण प्रकट हो पाते हैं, जैसे मनुष्य में जड़ बुद्धिता, मधुमेह और वर्णांधता। ये जीन अप्रभावी होते हैं, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि अप्रभावी जीन होता है केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही अपने लक्षण को प्रकट कर पाता है। तो ये जड़ बुद्धिता, मधुमेह, वर्णांधता जो हानिकारक जीन होते हैं ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं, जिसके कारण इनका जो दुष्प्रभाव होता है जीव में दिखाई नहीं देता है। केवल होमोजाइगस कंडीशंस इनमें डेवलप होने पर, जीन की डेवलप होने पर ही ये लक्षण हानिकारक प्रभाव दिखाते हैं। तो इस प्रकार से प्रभाविता का नियम का क्या है, लोगों जीवों के अंतर्गत लाभ भी है। तो इस प्रकार से ये प्रभाविता का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट या सेकंड नंबर था मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडल के इस नियम के अनुसार विषम युग्मजीय अवस्था में, विषम युग्मजीय हेटेरोजाइगस जो कंडीशंस होती है उसमें विकल्पीय सदस्य या एलिल्स होते हैं, उनमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन वो एक साथ रहते हुए भी क्या है, मिक्स नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं। और जब युग्मकों का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के द्वारा, तो वो गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान ये प्रभावी और अप्रभावी एलिल होते हैं, वो पृथक पृथक गैमेट्स में चले जाते हैं, एक दूसरे को बिना किसी प्रभावित किए या कंटामिनेट किए। तो इस प्रकार से इन गैमेट्स अपने आप में क्या है, शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स होता है वो अपने करेक्टर्स के लिए क्या होता है, टोटली या पूरी तरह से शुद्ध होता है, इसलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। और यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी जीन एक साथ रहते हुए भी जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को एक दूसरे पर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि F1 PD में उपस्थित संकर कैपिटल T और स्मॉल t में उपस्थित एलिल वैकल्पिक जीन होते हैं। युग्मक निर्माण के समय कैपिटल T और स्मॉल t में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, जिनमें से आधे कैपिटल T और आधे स्मॉल t उपस्थित होते हैं। अतः युग्मकों में विकल्पीय सदस्यों को उपस्थित T और शुद्ध T कहलाती है। तो गैमेट्स होता है वो कैपिटल T हो या स्मॉल t अपने आप में शुद्ध प्रकार का होता है, इसलिए इसे हम एक चेकर बोर्ड के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे पेरेंट्स हैं उनके अंदर प्योर डोमिनेंट A और यहाँ पर प्योर रिसेसिव स्मॉल a, तो इनसे जो गैमेट्स बनता है एक प्रकार के बनेंगे, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है A और यहाँ पर भी होमोजाइगस कंडीशन है तो स्मॉल a। तो ये गैमेट्स अपने आप में क्या है, शुद्ध होते हैं अपने करेक्टर के लिए। इनके फ्यूजन से यूनियन होता है तो कैपिटल T और स्मॉल a हाइब्रिड डोमिनेंट प्राप्त होता है। फिर बाद में इनमें सल्फेट कराते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल A स्मॉल a। यहाँ पर दूसरे लेते हैं हम पेरेंट्स कैपिटल A स्मॉल a, तो इनके क्रॉस से हमें यहाँ पर ये रेशो प्राप्त होता है। तो फिनोटाइप रेशो यहाँ पर देखते हैं तो डोमिनेंट होता है वो 3 होता है, यहाँ पर 1 2 3, और जीनोटाइप सिर्फ 1 होता है यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से फिनोटाइप की दृष्टि से बाहर से देखते हैं तो 3 हमें डोमिनेंट प्राप्त होते हैं और 1 रिसेसिव प्राप्त होता है, जबकि जीनोटाइप की दृष्टि से हमें यहाँ पर 3 रेशो प्राप्त होते हैं, प्योर डोमिनेंट 1 और हाइब्रिड डोमिनेंट 2 और प्योर रिसेसिव 1। तो इस प्रकार से ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल्स के द्वारा दिया गया था, जिसमें सेग्रीगेशन है मेंडल का, इसके भौतिक आधार क्या है, किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर पाए। ये मेंडल ने नियम तो दे दिया था, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस प्रकार से ये एक साथ गैमेट्स में रहते हैं या पेरेंट्स में रहते हैं, तो इनका व्यवहार एलिल्स का किस प्रकार से होता है, इस बात को मेंडल साहब नहीं समझा पाए। तो बाद में इसको भौतिक आधार पर समझाया गया,
मेंडल ने वंशागति के नियमों के स्पष्टीकरण में यह बताया कि प्रत्येक लक्षण कारक के द्वारा नियंत्रित होता है। मेंडल ने कारक शब्द यूज़ किया, आज हम उनको जीन के नाम से जानते हैं। कारक अपने आप में एक आनुवंशिक इकाई हैं। इन कारकों का संचरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, परंतु संचरण के समय इन कारकों का व्यवहार क्या होता है, इस बारे में मेंडल ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस स्पष्टीकरण को युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्रों में होने वाले व्यवहार के आधार पर समझ सकते हैं। तो मेंडल ने इनको गुणसूत्रों में पहले इस बात को समझा नहीं पाए थे, बाद में इनको क्या है क्रोमोसोम थ्योरी आई थी, तो उसके बाद में इसको समझाया गया। तो यहाँ पर जैसे दिखा गया है, एक सेल है, उसके अंतर्गत एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर कैपिटल ए और कैपिटल बी दो जीन है, ठीक है। इसका होमोलोगस होता है यहाँ पर ये स्मॉल ए स्मॉल बी, डीएनए सिंथेसिस होता है तो यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है, तो इनकी कॉपी बन जाती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम उसके भी सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। फिर इनमें क्या होता है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड, इसके बाद इनसे 4 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। यहाँ पर ये सेपरेट हो जाते हैं, तो कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पर 2 प्रकार के गैमेट्स यहाँ पर बनते हैं और ये सेग्रीगेट हो जाते हैं और ये एक दूसरे को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं। गैमेट्स निर्माण के समय ये पृथक पृथक गैमेट्स में चले जाते हैं। एक विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले विकल्पीय समजात गुणसूत्र पर एक ही लोकस पर स्थित होते हैं। युग्मक निर्माण के समय समजात गुणसूत्र अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं। युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन में 4 कोशिकाएं निर्मित होती हैं। इनमें से 2 कोशिकाएं प्रभावी कारक, जैसे यहाँ पर यह है प्रभावी कारक वाली, और शेष 2 अप्रभावी युग्मक, नीचे वाले ये 2 अप्रभावी कारक युक्त होते हैं। ये कोशिकाएं अपने संगत गुणसूत्र के क्रोमेटिड को पृथक प्राप्त करती है। ऐसा कोई भी युग्मक निर्मित नहीं होता है जिसमें दोनों युग्म विकल्पी उपस्थित हो। अतः समजात गुणसूत्र के पृथक होते ही युग्म विकल्पी भी पृथक हो जाते हैं। यही मेंडल का पृथक्करण का नियम था, जिसे भौतिक और आणविक आधार पर बाद में समझे कि जो मेंडल का नियम था उसके महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। मेंडल ने पृथक्करण के नियम के कारण जीन संकल्पना को काफ़ी महत्व मिला। जीन कंसेप्ट यहाँ पर आई इसके बाद। तो उन्होंने क्या बताया, प्रत्येक लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है, कि जो जीवों के अंदर पाए जाने वाले ट्रेट्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। प्रत्येक लक्षण में 2 युग्म विकल्पी पाए जाते हैं जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करते हैं। जीन के युग्म विकल्पी का एक ही लोकस पर होने पर भी उनमें सम्मिश्रित नहीं होते। ये भी बात आई थी सेग्रीगेशन के लॉ में कि एक साथ एक लोकस पर दोनों प्रकार के एल्स पाए जाते हैं, लेकिन जब वो सेग्रीगेट होते हैं तो एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो पाते हैं। युग्मक निर्माण के समय युग्म विकल्पी पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में आ जाते हैं। युग्मकों के संलग्न से पुनः द्विगुणित अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार जीन वंशागति की इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है। तो इस प्रकार से ये मेंडल के द्वारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का जो नियम दिया था तो सिद्ध होता है। मेंडल का तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।